मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और ये है सेकंड पार्ट जहां पर हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरू करेंगे एमसीक्यूज को, और हमारे चैनल पर ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड ऑलरेडी अपलोडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में बदलाव आ जाए एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में और नया एग्रीमेंट बन जाए तो इसे क्या बोला जाएगा। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिवैल्यूएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रियलाइजेशन या नन ऑफ दिस? तो आंसर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय एक जो फर्म होती है उससे क्या क्या करना पड़ता है? गुडविल एडजस्ट करना पड़ता है, जो प्रॉफिट पहले से इकट्ठे किए हुए हैं या फिर रिजर्व्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इनकी वैल्यूएशन फिर से करनी होती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो उस समय गुडविल भी एडजस्ट की जाती है, जो प्रॉफिट और लॉसेस एक्यूमुलेटेड हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें रिवैल्यूएट और रीअसेस किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? इनमें से ऐसा क्या है जिसकी वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता? पहला, फर्म डिसॉल्व हो गई, दूसरा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ना हो पाने का क्या मतलब है कि फर्म आगे नहीं बढ़ पाएगी। डेथ हो जाती है तो भी जो फर्म है उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पार्टनर के मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पहले से जो पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो भी वहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट अगर फर्म ही डिसॉल्व कर दी गई तो फिर दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? फर्म ही खत्म हो गई है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ विच वन और मोर पार्टनर forgo sacrifice their share of profit in favor of one or more partner of the firm is known as। तो यहाँ पर एक पार्टनर जो है अपना हिस्सा छोड़ रहा होता है दूसरे पार्टनर के लिए, उसे क्या बोला जाता है? आंसर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन जब एसेट और लाइबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इनके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को क्या बोला जाता है? आंसर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? तो मैंने अपनी थ्योरी में भी इसे समझाया था, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, SON। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ये रहा ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि जो जनरल रिजर्व है, जब एक पार्टनर आता है तो उसके साथ क्या होता है? तो जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है, जो पुराने पार्टनर होते हैं ये आपस में जनरल रिजर्व बांट लेते हैं, इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो जनरल रिजर्व जो है ये पुराने पार्टनर के पास जाएगा, मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देन accumulated profit and losses are transferred to the capital account of old partner in which ratio? अब जो पुराने पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे? नए रेशियो में, पुराने रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए पार्टनर के आने से पहले जो भी मुनाफे हैं या नुकसान हैं वो पुराने शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे। जो भी एसेट हैं और लाइबिलिटीज हैं जो रिकॉर्ड नहीं की गई हैं इन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? आंसर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं, उनमें से एक ये है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज। अब एक नया पार्टनर आ रहा है और उस समय जो लाइबिलिटीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा, या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा? तो भाई लाइबिलिटीज के बढ़ जाने से कैपिटल अकाउंट का कोई लेना देना है ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना देना है। और लाइबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है? खराब होता है, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था, यहां पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। देन जो अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं पार्टनर के रिटायरमेंट के समय उनके साथ क्या होगा? क्रेडिट किए जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
या सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे, या क्रेडिट किए जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब कोई एसेट्स थे, पता ही नहीं थे, मिल गए, तो ये तो अच्छी बात है ना। और इनका हिसाब किताब किस में होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये क्या होंगे? क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, all partner in their old profit sharing ratio, the remaining partner in their old profit sharing ratio, या फिर the remaining partner in their new profit sharing ratio। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब रिटायरमेंट होगा पार्टनर का, तो जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, ये क्रेडिट किया जाएगा कहां पर? तो ये क्रेडिट किया जाएगा सारे पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पुराना व्यक्ति है वो उसी हिसाब से अपना पैसा लेके चला जाएगा। देन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अब लॉस हुआ है रिटायरमेंट के समय पार्टनर के, तो यहां पर क्या होगा? डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। किन के होंगे? सारे पार्टनर्स के होंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो राजू और बाबू को छोड़ के जा रहा है श्याम और लॉस हुआ है, तो जाने से पहले जो भी नुकसान हुआ है वो उनके रेशियो के हिसाब से बटेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से उनका प्रॉफिट बटेगा। देन द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ। तो यहाँ बात हो रही है उस पार्टनर की जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका जो पैसा मिलना है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, उसके करेंट अकाउंट में, रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो ये पैसा जाता है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। देन जो जिस पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है वो एंटाइटल्ड है किन चीजों के लिए? जिस साल उसकी मृत्यु हुई है उस साल की शुरुआत से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें हिस्सेदारी पाने की, गुडविल में हिस्सेदारी पाने की, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उस साल की शुरुआत से उसके कैपिटल पर लगा है उसको पाने की, या फिर इन सभी को पाने की। तो आंसर है, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उसे सब कुछ मिलेगा। उस साल की शुरुआत से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, गुडविल में हिस्सेदारी मिलेगी, और उसके जो कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड ने अलाउ किया है तो। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो जो लोन दिया गया होता है पार्टनर के द्वारा इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है फर्म हो गई डिसॉल्व, एक पार्टनर जो लोन देकर बैठा था उसे अब वो पैसा दिया जाएगा कब? जब पहले लायबिलिटीज पे कर दी जाएंगी बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, या फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर, या फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एंड कैपिटल। सीधे आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है ए। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा और अगर उसने लोन दे रखा है तो उसको उसके लोन का पैसा वापस मिलेगा कब? पहले क्या है, जो बाहरी लायबिलिटीज है वो चुका दी जाएंगी, जैसे ही ये खत्म हो जाएंगी दूसरा नंबर आएगा पार्टनर का जहां पर उसके द्वारा दिए गए लोन के अमाउंट की पेमेंट उसको मिल जाएगी। देन कम्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन टू पार्टनर इज, डिसोल्यूशन के समय जो लोन टू पार्टनर है ये ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, या फिर रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर। तो डिसोल्यूशन के समय जो लोन दिया जाता है पार्टनर को ये ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। देन एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आर पेड। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर की कैपिटल पे कर दी जाती है कब? आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन। तो आंसर इज सी। एक फर्म डिसॉल्व होती है जब, तो सबसे पहले क्या होगा? फर्म के बंद होने पे पहले बाहर वालों की उधारी दो, फिर किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसका लोन चुकाओ, देन उसके बाद आपस में ये अपने कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल लेंगे। डिसोल्यूशन के समय जो पार्टनर है ये पे करता है फर्म की लायबिलिटी, और इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट। आंसर इज रियलाइजेशन अकाउंट। Amount received from the sale of unrecorded asset at the time of dissolution of the firm is credited to
ऐसा कोई भी पैसा जो रिसीव हुआ है ऐसे एसेट को बेचकर जो डिसॉल्यूशन के समय मिला फर्म की, ये कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो ये कहाँ डाला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। जब भी फर्म बंद होने वाली हो, मान लेते हैं कोई एक मशीन मिल गई जो 2 लाख रुपए की थी, तो वो मशीन कहाँ डाली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्यों डाली जाएगी? ताकि वहां से हिसाब किताब हो जाए और जिस पार्टनर को जितना हिस्सा मिलना है वो मिल जाए। देन नॉमिनल कैपिटल इज, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? तो भाई नॉमिनल कैपिटल सिंपली ये वो अमाउंट होता है जो एक कंपनी ऑथराइज्ड होती है इशू करने के लिए। मतलब कल को कोई भी कंपनी अगर उसके प्रोस्पेक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, यानी कि नियम कानून की किताब में लिखा है कि 10 करोड़ रुपए वो इशू कर सकती है शेयर मार्केट में, तो सही बोला जाता है नॉमिनल कैपिटल। जिसको और हम इलेबोरेट करके लिखे तो कैसा लिखेगा? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। That part of authorized capital which is actually issued to public for subscription is called, जो इशू कर दी गई है किसके लिए? पब्लिक के लिए, कि आओ भैया हम हमारी जो कैपिटल है, हमारे जो शेयर हैं, इन्हें आप क्या करो? सब्सक्राइब करो। तो ऐसी कैपिटल क्या कहलाती है? इशूड कैपिटल। तो मान लो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि वो 10 करोड़ क्या कर सकती है? मार्केट में शेयर डाल सकती है। तो ये हो जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। उसने इशू कर दिए मान लो कितने के शेयर? 5 करोड़ के। तो ये होगा इशू। ये इसने रिलीज करे हैं, अभी पब्लिक ने खरीदे नहीं है। और जब पब्लिक खरीद लेगी, मान लो 5 करोड़ के 5 करोड़ खरीद लिए पब्लिक ने, तो यही बन जाती है क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये वो हिस्सा होता है कैपिटल का जो एक्चुअली सब्सक्राइब करती है। कौन? पब्लिक। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट द डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ। तो जब डिबेंचर कभी डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं तो जो डिस्काउंट है इसे कब राइट ऑफ किया जाता है? मतलब कब उसे लिख के खत्म कर दिया जाता है? तो आंसर इज उस साल में जब डिबेंचर अलॉट किए गए हैं। किनको? डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं बुक में, नहीं भी किए जा सकते, या फिर किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। मतलब लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे, लिखे जा भी सकते हैं, नहीं भी लिखे जा सकते। तो आंसर इज लिखे भी जा सकते हैं और नहीं भी लिखे जा सकते। बैलेंस शीट जो है ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है कि एंटरप्राइज की कब की? ओवर अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड, फॉर अ पीरियड या एट अ पॉइंट। तो बैलेंस शीट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी एक कंपनी की। Which of the following statement shows the financial position of a company as at a given date? फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलेगी हमें? क्वेश्चन रिपीट हो गया। द बैलेंस शीट। ओके, आंसर इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ही हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। देन कम्स मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज शोन इन द बैलेंस शीट इज। मनी रिसीव्ड एज शेयर वारंट कहां पर शो किया जाता है बैलेंस शीट में? शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज। तो आंसर इज क्या लिखा है यहां पर? शेयर वारंट दिख रहा है ना, शेयर होल्डर्स फंड। इनमें 3 चीजें होती हैं। क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व्ड एंड सरप्लस, और तीसरा होता है ये क्या? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर हेडिंग नॉन करंट एसेट। इनमें से ऐसा कौन है जो नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं आता? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक के साथ एफडी, या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आंसर इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लूज टूल बैलेंस शीट में आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? ये आपको देखने के लिए मिलेंगे उसके इन्वेंट्री वाले सेक्शन में। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द आइटम विच इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। इनमें से कौन ऐसा है जो शेयर होल्डर फंड का पैसा नहीं है, पार्ट नहीं है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो मैंने अभी बताया था शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी है। तो कौन नहीं है? मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी होती है। तो ये था पार्ट 2, और यहाँ पर जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए जा सकते थे हमने कवर कर लिए हैं। कल सुबह एग्जाम है, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।
जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका एग्जाम सबसे अच्छा जाए, आप बहुत सारा मार्क्स स्कोर करें। तब तक के लिए माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।